हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज है 18 नवंबर और आज की इस क्लास में हम लोग 16 नवंबर 2022 की क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी करे और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का जो अपना पहला प्रश्न है वह संबंधित है झारखंड से। देखिए, झारखंड से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जितने भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी को मैंने यहाँ पर नोट किया है और उसी का मैं आपको इसका रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले झारखंड से यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो बताना है कि झारखंड का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो झारखंड की स्थापना हुई थी वह 15 नवंबर वर्ष 2000 को हुई थी। झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि झारखंड की जो स्थापना हुई थी वह 15 नवंबर 2000 को हुई थी। अगर आपसे ये पूछते कि झारखंड किस राज्य से अलग होकर बना था, तो जवाब देना है कि झारखंड बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य बना था। बात आई है झारखंड की। झारखंड शब्द का अर्थ पूछा जाता है। झारखंड शब्द का अर्थ क्या होता है? वनों का क्षेत्र। झारखंड शब्द का अर्थ क्या होता है? वनों का क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आदिवासियों की जो गृह भूमि है वह कौन से राज्य को कहा जाता है? जवाब देना है कि झारखंड को कहा जाता है। झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी है रांची। यहाँ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी थे। और वर्तमान समय में मुख्यमंत्री पूछे जाएंगे तो कौन हो जाएंगे? हेमंत सोरेन हो जाएंगे। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। पहले नंबर के मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी थे। अब यहाँ पर आपको 3 राज्यों की स्थापना याद रखनी है, क्योंकि इन तीनों राज्यों की स्थापना जो हुई थी वह 2000 में हुई थी। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था, उत्तराखंड 27वां राज्य बना था और झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को हुई थी। अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कौन से राज्य से अलग होकर की गई थी, तो बताना है कि जो छत्तीसगढ़ है वह मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को हुई थी। यह कौन से राज्य से अलग होकर एक नया राज्य बना? तो बताना है कि यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। झारखंड के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि इसकी 15 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी, इसीलिए स्थापना दिवस जो है इसका 15 नवंबर को मनाया जाता है और यह बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था। अब इससे संबंधित कुछ पॉइंट देख लेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है। खनिजों का अजायब घर का मतलब कि ये खनिजों का अजायब घर इसे किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो खनिज हैं बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर कहते हैं। बताना है किसे कहते हैं? तो छोटा नागपुर पठार को। सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि छोटा नागपुर जो पठार है वहाँ पर खनिजों का भंडार है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि धरती बाबा के नाम से किसे जाना जाता है। पूछा जाएगा कि धरती बाबा के नाम से कौन फेमस है, तो बताना है जननायक बिरसा मुंडा। कौन? जननायक बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है उड़ीसा के राउरकेला में। कहाँ बन रहा है? उड़ीसा के राउरकेला में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया है? नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सरहुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। सरहुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताना है कि सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तब भी बताना है कि ये झारखंड में है। तो झारखंड से संबंधित 2 पॉइंट यहाँ से फिर से याद रखने हैं। सरहुल फेस्टिवल पूछा जाएगा कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। एक पॉइंट और याद रखना है, पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है। तो यहाँ से आपको झारखंड से संबंधित मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं और ये चारों के चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये चारों के चारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, सरहुल फेस्टिवल, बोकारो स्टील प्लांट और पलामू टाइगर रिजर्व, ये सभी की सभी कहाँ हैं? ये सभी के सभी कहाँ हैं? झारखंड में है। अब बोकारो स्टील प्लांट की बात आई है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बोकारो स्टील प्लांट है इसकी स्थापना कौन से देश की सहायता से की गई थी? तो बताना है कि इसकी स्थापना रूस की सहायता से की गई थी। बोकारो स्टील प्लांट को कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तब बताना है कि बोकारो स्टील प्लांट को तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था।
नेक्स्ट पॉइंट है टिस्को से संबंधित। टिस्को कंपनी की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1907 को। 1907 को कहाँ हुई थी? साक्ची में। कहाँ हुई थी? 1907 को साक्ची में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है जमशेदपुर से संबंधित। जमशेदपुर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जमशेदपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो जवाब देना है कि जो जमशेदपुर है वह सुवर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी? जवाब देना है 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से की गई थी? प्रभात तारा स्टेडियम रांची झारखंड से की गई थी। इसमें कौन सी चीज़ का प्रावधान किया गया है? इसमें प्रावधान किया गया है स्वास्थ्य बीमा का। 5 लाख रुपए प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा का इसमें प्रावधान किया गया है। बात आई है यहाँ पर रांची की। रांची जो है यह कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित राजधानी है। बहुत ही प्यारा प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा के सबसे समीप राजधानी कौन सी है? तो बताना है कि रांची है। नेक्स्ट पॉइंट है सारथी योजना और सारथी ऐप, दोनों अलग अलग हैं इसलिए इनका आंसर भी अलग होगा। सारथी योजना पूछेगा तो झारखंड बताएंगे, सारथी ऐप पूछेगा तो बताएंगे कि सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो सारथी योजना है किससे संबंधित है? फ्री कोचिंग से संबंधित है। फ्री कोचिंग से संबंधित एक योजना यूपी में भी चलाई जा रही है और एक योजना राजस्थान में भी चलाई जा रही है। यूपी में जो फ्री कोचिंग से संबंधित योजना चलाई जा रही है उसका नाम क्या है? अभ्युदय योजना। और जो राजस्थान में फ्री कोचिंग से संबंधित जो योजना चलाई जा रही है उसका नाम क्या है? अनुप्रीति योजना। तीनों योजनाएं आपको याद रखनी है। झारखंड से संबंधित सारथी योजना, यूपी से संबंधित अभ्युदय योजना, राजस्थान से संबंधित अनुप्रीति योजना। सारथी ऐप किसने लॉन्च किया? सेबी ने। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है इन आवर लाइफ टाइम अभियान से संबंधित। पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में इन आवर लाइफ टाइम अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत भारत के पर्यावरण मंत्रालय और यूएनडीपी के द्वारा की गई है। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी हाल ही में COP27 का आयोजन शुरू हो गया है और COP27 का जो आयोजन है कहाँ हो रहा है? मिस्र में हो रहा है। और इसी COP27 के अंदर क्या किया गया है? इन आवर लाइफ टाइम अभियान को शुरू किया गया है। किसके द्वारा? पर्यावरण मंत्रालय और यूएनडीपी के द्वारा इनको शुरू किया गया है। अगर पूछा जाए कि इन आवर लाइफ टाइम अभियान को कब शुरू किया गया है तो बताना है कि इसको 14 नवंबर 2022 को शुरू किया गया है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब बात आई है यहाँ पर मिस्र की, तो मिस्र से संबंधित 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला तो ये याद रखना है कि मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। पूछा जाएगा कि नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? जवाब देना है मिस्र को कहा जाता है। मिस्र की राजधानी पूछी जाएगी तो क्या बताएंगे कि मिस्र की राजधानी है काहिरा। क्या है? काहिरा। अब देख लेते हैं कुछ, जैसे कि COP27 हमने देखा, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? COP27 का आयोजन मिस्र में हो रहा है। इसी प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट COP देख लेते हैं कि इनका आयोजन कब और कहाँ हुआ था। COP फर्स्ट कहाँ हुआ था? COP फर्स्ट बर्लिन में हुआ था। पूछा जाए कब हुआ था तो बताना है कि 1995 यानी कि 1995 में हुआ था। COP26 कब हुआ था? COP26 जो है यह 2021 को कहाँ हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। और इसी COP26 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाइफ कार्यक्रम को शुरू किया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद है COP21। COP21 को कब शुरू किया गया था? COP21 को 2015 में शुरू किया गया था। कहाँ? पेरिस में। COP21 का आयोजन कहाँ हुआ था? COP21 का आयोजन पेरिस में हुआ था और 2015 में हुआ था। इसके बाद जो अपना COP8 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आयोजन हुआ था भारत की राजधानी दिल्ली में। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। COP8 आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि यह इसका आयोजन भारत में हुआ था। अब हर बार यहाँ पर हम क्या क्या देख रहे हैं? COP फर्स्ट, COP26, COP21, COP8। ये COP है क्या? ये COP का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में
भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो बताना है 10 खिलाड़ियों को। अब ये 10 खिलाड़ी के नाम तो याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है और उनसे संबंधित जो खेल है वो हमें याद रखना है। चलिए इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट नाम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पहला नाम दिया गया है MC मैरी कॉम का। MC मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से है। इसी प्रकार से दूसरा नाम यहाँ पर दिया गया है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का किस खेल से है? वेट लिफ्टिंग से है। तीसरा जो नाम यहाँ पर है गगन नारंग। गगन नारंग का संबंध किससे है? शूटिंग से है। चौथा नाम जो यहाँ पर है PV सिंधु। PV सिंधु का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। अगला जो नाम है यहाँ पर शरत कमल। शरत कमल का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से है। और जो नेक्स्ट नाम है यहाँ पर रानी रामपाल। रानी रामपाल का संबंध कौन से खेल से है? हॉकी से है। तो हमने यहाँ पर आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नाम बताए हैं और उनसे संबंधित खेल बताए हैं। अब आप इनको स्टैटिक जीके से जोड़ लीजिए या करंट अफेयर से। क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं। नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए कि ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो अगर ये नाम आपको याद है और उनसे संबंधित आपको खेल याद है तो ऐसे क्वेश्चंस आप आसानी से कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बात आई है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था? यहाँ पर पूछा गया था भारतीय ओलंपिक संघ। यहाँ पर बात किसकी हो रही थी? भारतीय ओलंपिक संघ में कितने एथलीट शामिल हुए हैं? तो बताना है 10 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। लेकिन यहीं पर जब बात कर दे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की, वहाँ क्या पूछ रहा था? भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ में 10 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। लेकिन जब बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की, कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में सदस्य के रूप में कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो 2 खिलाड़ी हैं। कौन कौन से? अभिनव बिंद्रा और सरदार सिंह। वहाँ पर 10 लोग हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में 2 लोग हैं। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं? निशानेबाजी से। और सरदार सिंह किस खेल से संबंधित हैं? सरदार सिंह हॉकी से संबंधित हैं। अब यहाँ पर ये कुछ डेट लिखी है, कुछ नाम लिखा है, तो ये किससे संबंधित है? चलिए मैं इसको आपको बता देता हूँ। ये 23 जून 1894 लिखा है। 23 जून 1894 के क्या हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी। ल्यूसाने का नाम से क्या संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का जो मुख्यालय है कहाँ है? ल्यूसाने में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ से संबंधित 3 क्वेश्चन। स्थापना कब हुई? 23 जून 1894 को। मुख्यालय कहाँ है? ल्यूसाने में। ल्यूसाने कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक हैं। सभी के सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 से। मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सी महिला ने स्वर्ण पदक जीता है? तो बताना है निकहत जरीन ने। निकहत जरीन को 2022 का अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है। और ये जो निकहत जरीन है किस खेल से संबंधित हैं? निकहत जरीन मुक्केबाजी से संबंधित हैं और यह तेलंगाना की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? तेलंगाना की रहने वाली हैं। पूछा जाएगा कि मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किस महिला ने स्वर्ण पदक जीता है? तो बताना है निकहत जरीन ने। निकहत जरीन कहाँ से हैं? तेलंगाना से हैं। अर्जुन पुरस्कार 2022 किस बॉक्सर को दिया गया है? तो बताना है निकहत जरीन को। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित है। टोक्यो ओलंपिक 2020, पहली बात तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है कि इसमें रजत पदक विजेता। देखिए यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे। कुल 7 मेडल भारत के द्वारा जीते गए हैं टोक्यो ओलंपिक में। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। 1 गोल्ड किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के अंदर जीता था। और ये पूछा गया है यहाँ पर रजत पदक विजेता, यानी कि सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो सिल्वर मेडल इसमें जो जीते हैं उनका नाम है रवि दहिया और मीराबाई चानू। रवि दहिया किस खेल से संबंधित हैं? कुश्ती से। मीराबाई चानू ने और रवि दहिया ने कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। और मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? वेट लिफ्टिंग से है, यानी कि भारोत्तोलन से है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगला जो नाम यहाँ पर लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लवलीना बोरगोहन। पूछा जाएगा कि लवलीना बोरगोहन का संबंध कौन से राज्य से है? तो जवाब देना है कि इनका संबंध असम से है। कौन से खेल से संबंधित है? तब बताना है कि इनका संबंध बॉक्सिंग से है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इनसे संबंधित आपको 3 प्रश्न याद रखने हैं। लवलीना बोरगोहन किस राज्य की हैं? बताना है असम राज्य की हैं।
कौन से खेल से संबंधित हैं? बॉक्सिंग से। टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। उसके बाद जो नेक्स्ट नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भवानी देवी। पूछा जाएगा कि भवानी देवी का संबंध कौन से खेल से है? जवाब देना है तलवारबाजी से। चलिए अब आपके लिए एक होमवर्क है, 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि 37वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे इनका आयोजन कहाँ किया जाएगा। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 संबंधित है अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप से। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप से पूछा जाएगा कि पुरुष वाला जो अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? उसका आयोजन किया जाएगा श्रीलंका में। कब होगा इसका आयोजन? 2024 में इसका आयोजन किया जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न बनेगा, आगामी खेल प्रतियोगिताओं से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है कि जो अंडर 19 T20 पुरुष वर्ल्ड कप है 2024 में जिसका आयोजन होगा, पूछा जाएगा किस देश में इसका आयोजन किया जाएगा, तो बताना है श्रीलंका में इसका आयोजन किया जाएगा। बात की जाए यहाँ पर महिला वाले की, तो अंडर 19 T20 जो महिला वर्ल्ड कप है उसका आयोजन कब होगा? 2023 को साउथ अफ्रीका में होगा। पुरुष वाला 2024 में श्रीलंका में खेला जाएगा और महिला वाला 2023 को साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। बात आई है यहाँ पर आईसीसी की। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। आईसीसी के हेड कौन है? आईसीसी के हेड हैं ग्रेग बर्कले। ग्रेग बर्कले किस देश के रहने वाले हैं? ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है, खेल से संबंधित एक ट्रॉफी है जिसका नाम है सुल्तान जौहर ट्रॉफी। सुल्तान जौहर ट्रॉफी पूछा जाएगा किस खेल से संबंधित है? सुल्तान जौहर ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में सुल्तान जौहर ट्रॉफी को किस देश ने जीता है, तो बताना है कि इसको भारत के द्वारा जीता गया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था मलेशिया में। पहला ये याद रखना है कि सुल्तान जौहर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो बताना है हॉकी से। सुल्तान जौहर ट्रॉफी का आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन हुआ मलेशिया में। किस देश ने जीता है इसको? भारत ने इसको जीता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो बताना है कि इसका आयोजन इंडिया में किया जाएगा। उसके बाद संबंधित है अगला पॉइंट, T20 एशिया कप पुरुष विजेता। T20 एशिया कप जो हुआ है, T20 एशिया कप का पुरुष विजेता कौन बना है? श्रीलंका बना है। और महिला विजेता कौन सा देश बना है? भारत। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। T20 एशिया कप का में पुरुष विजेता कौन है? श्रीलंका। महिला विजेता में कौन सा देश बना है? भारत। उसके बाद जो पॉइंट है पाक जल संधि, ये जो पाक जल संधि है कौन से देशों के मध्य पड़ती है? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य में पड़ती है। कौन से देशों के मध्य है? श्रीलंका और भारत के मध्य में है। पाक जल संधि देखकर पाकिस्तान नहीं लगाना है, क्योंकि पाकिस्तान के बीच ये जल संधि नहीं है। ये जल संधि है भारत और श्रीलंका के मध्य में। दूसरा पॉइंट यहाँ याद रखना है, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास और स्लाइनेक्स युद्ध अभ्यास जो होते हैं, कौन से देश होते हैं इसमें? कौन से दो देश शामिल होते हैं? भारत और श्रीलंका को शामिल किया जाता है। यानी कि जो मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स हैं यह भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास हैं। बात आई है यहाँ पर श्रीलंका की। श्रीलंका की नई राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे बने हैं। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धने बने हैं। तो श्रीलंका से संबंधित 4-5 पॉइंट ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद बात आई है यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप की। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया था? पूछा जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। यह इसका कौन सा संस्करण था 2022 में? 2022 में यह इसका 8वां संस्करण था। विजेता देश कौन सा बना है इसमें? विजेता देश बना है इंग्लैंड। कौन सा देश? इंग्लैंड। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो बताना है कि इसका आयोजन हरियाणा में किया जा रहा है। अगर पूछे कि इसका आयोजन कब से कब तक होगा, तो बताना है 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तब बताना है कि इसका शुभारंभ
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। अगला जो पॉइंट यहाँ से पूछा जा सकता है, स्टैटिक जीके से संबंधित कह सकते हैं उसको, कि जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है इसकी शुरुआत जो हुई थी 1989 में हुई थी, तब इसका नाम क्या हुआ करता था? तब इसका नाम हुआ करता था गीता महोत्सव। तो आपसे ये पूछेगा कि गीता महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी, तो बताना है कि इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट। राजस्थान से संबंधित आपको 2 पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय कहाँ स्थापित हो रहा है? राखीगढ़ी, हरियाणा में। कहाँ? राखीगढ़ी, हरियाणा में। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या कर दिया गया है? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रख दिया गया है। चिराग योजना और ई अधिगम योजना का संबंध कौन से राज्य से है? हरियाणा से है। दोनों पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। चिराग योजना और ई अधिगम योजना को कौन सी राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध है यह 1191 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें विजयी कौन हुआ था? विजयी हुआ था पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? जवाब देना है अमर सिंह को। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? अमर सिंह को सम्मानित किया गया है और यह भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा इन्हें क्या कहा गया है? स्थानीय नायक भी कहा गया। ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा स्थानीय नायक किसे कहा गया है? अमर सिंह को कहा गया है। अच्छा, ये इन्हें क्यों सम्मानित किया गया, इसका कारण क्या है? तो इनके द्वारा एक संगठन बनाया गया जिसका नाम है टर्बन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये टर्बन्स ऑफ जो ऑस्ट्रेलिया है, इसमें कौन से लोग शामिल हैं? वहाँ पर जितने भी लोग पगड़ी धारक यानी जो पंजाबी लोग हैं, पगड़ी धारक लोग हैं, वह इसमें शामिल हैं सभी लोग। उन सभी को सम्मिलित करके एक संगठन बनाया गया जिसका नाम है टर्बन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और इस संगठन का काम क्या है? इस संगठन का जो काम है, वहाँ पर जैसे कोई सूखा आ गया, बाढ़ आ गई या महामारी कोई फैल गई, तो वहाँ पर जो सहायता करते हैं, सहायता के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। कौन? ये टर्बन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो संगठन है, इसमें शामिल व्यक्ति जो हैं वह हमेशा सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। और ये जो संगठन है अमर सिंह के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए इन्हें वर्ष 2022 में ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों, बात आई है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित आपको यहाँ से 6 प्रश्न याद रखने हैं। यहाँ पर हमने आपके लिए 6 पॉइंट लिखे हुए हैं और ये 6 प्रश्न आपको याद रखने हैं। पहला प्रश्न पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? देखिए, हमने यहाँ क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, सिर्फ आंसर्स लिखे हैं। क्वेश्चंस आपको ध्यान से सुनना है। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। प्यासी भूमि का देश कौन से देश को कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कौन से देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। काल गुरली और कुलगार्डी ये प्रसिद्ध सोने की खान है, कौन से देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित आपको 6 पॉइंट याद रखने हैं। बात की जाए कॉमनवेल्थ 2026 की, तो जो कॉमनवेल्थ 2026 होंगे कहाँ खेले जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में खेले जाएंगे। और अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ 2022 हो चुके हैं। इनका आयोजन कहाँ किया गया था? इनका आयोजन बर्मिंघम में किया गया था और यह 22वें नंबर के थे। अब पूछा जाएगा कि जो 23वें नंबर के कॉमनवेल्थ गेम हैं, 23वें नंबर के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ खेले जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में खेले जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट है काकाडू अभ्यास से संबंधित। काकाडू अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? काकाडू अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में किया गया। पिंच ब्लैक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया में किया गया। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। G20 शिखर सम्मेलन 2022। G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है इंडोनेशिया के बाली में। कहाँ किया गया है? इंडोनेशिया के बाली में।
कब से कब तक किया गया? 15 नवंबर और 16 नवंबर को इसका आयोजन किया गया है। बात आई है यहाँ पर इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। कौन है? इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जोको विडोडो। G20 शिखर सम्मेलन में कौन कौन शामिल है? G20 जो है इसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। G20 में कौन कौन शामिल है? G20 में 19 देश प्लस एक संगठन जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन, ये शामिल हैं। G20 की स्थापना कब हुई थी? G20 की जो स्थापना है 1999 में हुई थी। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है आसियान। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय है जकार्ता में। और ये जकार्ता किस देश की राजधानी? ये जो जकार्ता है यह इंडोनेशिया की राजधानी है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 1967 में क्या हुआ था? 1967 में हुई थी आसियान की स्थापना। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद बात की जाए G20 शिखर सम्मेलन 2023 की। देखो 22 वाला आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया गया और 2023 में इसका सम्मेलन जो होगा उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? उसका आयोजन किया जाएगा इंडिया में। G7 2022 समिट कहाँ हुई है? जर्मनी में। संघाई सहयोग संगठन जो है 2022 में इसका आयोजन कहाँ किया गया? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। और 2023 में इसका आयोजन कहाँ होगा? 2023 में इसका आयोजन इंडिया में होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है क्वाड 2022। जो क्वाड 2022 का सम्मेलन हुआ इसकी मेजबानी किसने की है? जापान की राजधानी टोक्यो ने इसकी मेजबानी की है। क्वाड में 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड संगठन में कितने देश शामिल हैं? 4 देश। चारों देश के नाम क्या है? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और ये जो 4 देश हैं जिनके नाम है भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश मिलकर एक युद्धाभ्यास करते हैं जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। तो मालाबार एक्सरसाइज भी आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट है बिमस्टेक 2022। बिमस्टेक 2022 की मेजबानी किसने की है? कोलंबो ने की है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है नताशा पिरक मुरक के नाम से। इनका नाम क्या है? नताशा पिरक मुरक इनका नाम है। और ये कौन है? स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नाम आपको याद रखना है। बात की जाए हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? कैटलिन नोवाक। जर्मनी की जो पूर्व चांसलर थी जिनका नाम था एंजेला मर्केल, इनको क्या किया गया है? यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न ऐसे बनेगा कि अभी हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताना है जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूके के यानी कि यूनाइटेड किंगडम के पीएम कौन बने हैं? ऋषि सुनक बने हैं। यूएनओ में यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? जवाब देना है रुचिरा कंबोज। न्यूजीलैंड की महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जेसिका अर्डर्न। फिनलैंड की महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सना मरीन। ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो जवाब देना है सियामारो क्रास्ता। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी? कमला हैरिस। WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नागोजी ओंकाजा इवेला। नागोजी ओंकाजा इवेला कौन से देश की रहने वाली है? नाइजीरिया की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 संबंधित है अमेजॉन कंपनी से। ये चर्चा में क्यों आई? क्योंकि जो यह कंपनी है पिछले 1 साल में $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। यानी कि ये जो कंपनी है अमेजॉन कंपनी, इसने कितना डॉलर खो दिया है? $1 ट्रिलियन अपना खो दिया है। किस प्रकार से खो दिया है? चलिए उसको समझ लेते हैं। पहली बात तो ये याद रखना है कि ये जो कंपनी है कौन सी? अमेजॉन कंपनी, यह USA की कंपनी है यानी कि अमेरिका की कंपनी है। इसके जो संस्थापक हैं कौन है? जेफ बेजोस हैं। और वर्तमान समय में जो इसके CEO हैं उनका नाम है एंडी जैसी। अब यहाँ पर इसने $1 ट्रिलियन खो दिया है, यानी कि 2021 में जो इसकी मार्केट वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू कितनी थी? $1.88 ट्रिलियन थी। और 2022 में इसका मार्केट कैप कितना रह गया है? 0.88 ट्रिलियन रह गया। यानी पहले कितना था? 1.88, अब रह गया 0.88। तो इसने कितना खो दिया? $1 ट्रिलियन का पूरा इसने खो दिया है। इसलिए कंपनी को नाम आपको याद रखना। और यह सर्वाधिक है, किसी भी कंपनी में खोने वाला क्या है? सर्वाधिक है।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई हैं। अगला पॉइंट है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, सत्या नडेला हैं। और ये जो दो कंपनियां हैं जिनका नाम है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, और जो इनके सीईओ हैं, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं, उनको वर्ष 2022 के पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि वर्ष 2022 का जो पद्म भूषण है वह कौन सी दो कंपनियों के सीईओ को दिया गया? तो बताना है गूगल कंपनी के सीईओ को और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ को क्या किया गया, वर्ष 2022 के पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है पराग अग्रवाल। ये पराग अग्रवाल का संबंध कौन सी कंपनी से था? ट्विटर से था। ट्विटर से था, इसका मतलब ये पहले क्या थे, ट्विटर के सीईओ थे। और अब क्या हुआ है, ट्विटर के अंतरिम सीईओ कौन बने हैं? एलन मस्क बने हैं। क्या बने हैं? एलन मस्क बने हैं। पूछा जाएगा कि पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स। अगला पॉइंट दिया गया है प्रश्न संख्या 10 से। प्रश्न संख्या 10 है युद्ध अभ्यास 2022 से संबंधित। ये जो युद्ध अभ्यास 2022 है, इसका आयोजन कब किया गया? 14 नवंबर 2022 को इसका आयोजन किया गया। पूछा जाए कहाँ किया गया, तो बताना है उत्तराखंड में। पूछा जाए कि युद्ध अभ्यास 2022 का कौन सा संस्करण था? 18वां संस्करण था। कौन से दो देशों के बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2022 हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देख लेते हैं यहाँ पर। पहली एक्सरसाइज है इंद्र एक्सरसाइज। इंद्र एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और रूस के बीच। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज कौन से देशों के बीच होती है? भारत और जापान के बीच। वज्र प्रहार एक्सरसाइज कौन से देशों के बीच होती है? भारत और अमेरिका के बीच। टाइगर ट्रम्प अभ्यास कौन से देशों के बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और आज का जो अपना लास्ट पॉइंट है कि रिलायंस जो जियो है, रिलायंस जियो यह देश का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड चुना गया है। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा जाएगा कि देश का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा चुना गया है? तो बताना है रिलायंस जियो। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। अगर सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, आप लोग जितने भी ग्रुप या कहीं पर भी शामिल हैं तो वहाँ पर इस क्लास को ज़रूर शेयर करना, जिससे कि उन लोगों का भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो रिविज़न करवाता हूँ बहुत ही बेस्ट रिविज़न होता है। एक एक पॉइंट को मैं नोट करता हूँ, किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ता हूँ। जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट नोट करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आपको ये क्लास रोज़ देखनी है। और यह क्लास डेली 6 AM पर करवाई जाती है। तो डेली 6 AM पर 25 से 30 मिनट में ये पूरी क्लास का रिवीजन हो जाता है। यहाँ से आप लोग अपना रिवीजन कर लीजिए और यहाँ से आपका बहुत अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है।